Hello everyone. In this video, we are going to start the psychology subject and the first chapter. So, first chapter is start with the definition of psychology. Okay. So, psychology है क्या? साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है. अब हमने ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी जो किया है उसको हम अप्लाई करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें, और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है कि जो साइकोलॉजी है वो एक तरह का साइंस है ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर का, जिसमें इंक्लूड होता है एप्लीकेशंस ऑफ बिहेवियरल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम. ओके. अब आते हैं इसका स्कोप क्या है. साइकोलॉजी का स्कोप क्या है कि हम साइकोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारे, जैसे कि ह्यूमन का हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सभी का बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं. इसके साथ साथ जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, लैंग्वेज होता है, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं. और जो ये साइकोलॉजी होता है ये सब पे अप्लाई होता है. सिर्फ पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर किसी एक पे नहीं बल्कि हर किसी पे अप्लाई होता है, चाहे किसी का कलर अलग हो, एज कुछ भी हो, सेक्स कुछ भी हो, मेंटल फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, ये सब पे अप्लाई होगा. और अब हम जानते हैं इसके ब्रांचेस. तो साइकोलॉजी का 2 मेन ब्रांच होता है, प्योर और अप्लाइड. ठीक है. तो प्योर में हमारा आता है जनरल, एबनॉर्मल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, पैरा साइकोलॉजी, उसके बाद जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. इसके बाद आता है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी. सो अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या क्या आता है? एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल. सो ये हो गया हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. अब हम जानेंगे वन बाय वन कि जैसे प्योर साइकोलॉजी में होता क्या है. प्योर साइकोलॉजी में जो फर्स्ट है हमारा है जनरल साइकोलॉजी. इसमें हम क्या फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज के बारे में स्टडी करते हैं. इसके बाद एबनॉर्मल में हम जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है किसी भी इंडिविजुअल का, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसका ट्रीटमेंट, उसका काउज, ये सारा कुछ पता करते हैं. सोशल में हम जैसे कि सोसाइटी में एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे इंटरेक्ट करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल में जैसे कि कोई भी पर्सन होता है उसका बॉडी का कैसा फंक्शन है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं नॉर्मल, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमारा पैरासाइकोलॉजी होता है. पैरासाइकोलॉजी में हम एक्चुअली एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के बारे में स्टडी करते हैं. जैसे कि कोई टेलीपैथी हो गया, रीबर्थ के बारे में बोलता है कि मेरा फिर से बर्थ हुआ है, तो ये सारा कुछ. इसके बाद जियो साइकोलॉजी में हम जैसे कि अपने इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है. क्लाइमेट्स, वेदर, सॉइल, बिहेवियर, ये सारा कुछ स्टडी करते हैं कि इन सभी के साथ हमारा बिहेवियर कैसा चेंज होता है या रिएक्ट हम कैसे करते हैं वो. इसके बाद आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल में एक छोटा से बच्चा का जो रहता है, छोटा बच्चा से लेकर वो कैसे कैसे डेवलप होते रहता है हर एज में, और उसके बिहेवियर में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जैसे कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं, और एक सूटेबल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हुए हम चेक करते हैं कि क्या कुछ डिस्कवरी करते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, ये सारा कुछ. ठीक है. अब आता है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी. सो एजुकेशन अप्लाइड में आता है हमारा एजुकेशनल में क्या होता है कि इस ब्रांच में हम लोग साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारे एजुकेशन में, हमारे ह्यूमन बिहेवियर में अप्लाई किया जाता है. इसके बाद क्लिनिकल में, मतलब क्लिनिकल क्या होता है कि जैसे हॉस्पिटल सेटिंग हुआ, ये सारा कुछ
सो क्लिनिकल में हम क्या करते हैं कि जैसे हॉस्पिटल में हमें बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, तो उनका क्या बिहेवियर, वो कौन से डिजीज़ कंडीशन में क्या बिहेवियर शो करेंगे, सो उसके अकॉर्डिंग ही हम उन्हें मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, केयर करते हैं और उन्हें काम डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो भी थ्योरीज प्रिंसिपल्स हमने साइकोलॉजी में पढ़ते हैं वो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं हम इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर। इसके बाद आता है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत सारे विटनेस होते हैं, तो उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं हम लीगल साइकोलॉजी के अंदर। इसके बाद मिलिट्री साइकोलॉजी, जैसे कि सोल्जर्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, तो इन सब का क्या बिहेवियर होता है एक मिलिट्री साइंस के अंदर, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पॉलिटिकल। तो ये जो पॉलिटिकल होता है, इसमें हम पॉलिटिक्स में जैसे लीडर्स होते हैं, हमारा पब्लिक है, तो वो पब्लिक जो है, पीपल जो है, वो किस टाइप का डिमांड रखेंगे कि या फिर आप कैसा डिमांड करोगे, वादा करोगे कि वो आपके बिहेवियर से इम्प्रेस हो सके, या फिर जो भी हो, हम कह सकते हैं कि हम इसमें स्टडी करते हैं जो हमारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में रहता है, लीडर्स होता है, या इसके बेस पे हम प्रिंसिपल टेक्निक्स से सब के बारे में। इसके बाद आता है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है कि पहला होता है कि अप्लाइड साइकोलॉजी यही था हमारा, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा कि इसका शॉर्ट में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। एजुकेशन में होता है यूजेस हमारा साइकोलॉजी का, और मेडिसिन में होता है, पॉलिटिकल में होता है, गाइडेंस में होगा, किसी को गाइड करना होता है तो हमें साइकोलॉजी की बहुत नीड होती है। अब किसी को मिलिट्री में हो गया, या फिर हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में, तो इन सभी में साइकोलॉजी के यूजेस होते हैं। इसके बाद आता है हमारा रेलिवेंस टू नर्सिंग, मतलब कि क्या क्या रेलिवेंस है नर्सिंग में, वो हम देख सकते हैं। जैसे कि हम क्यों पढ़ते हैं साइकोलॉजी नर्सिंग के अंदर, तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने आप को अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट पॉइंट कि टू अंडरस्टैंड हर, मतलब आउन सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए। दूसरा आता है हमारा कि टू अंडरस्टैंड द अदर्स, टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल बिहेवियर, टू एडजस्ट इन एबनॉर्मल सिचुएशन, टू एडजस्ट द पेशेंट इन एबनॉर्मल सिचुएशन और एनी सिचुएशन। तो अब वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जैसे अपने आप को समझना। तो एक नर्स जो होती है वो साइकोलॉजी के थ्रू, स्टडी के थ्रू समझ पाती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या हैं, इन सभी के बारे में। नेक्स्ट अगर दूसरों की बात करें तो नर्स को अगर साइकोलॉजी के बारे में मतलब स्टडी की होगी, नॉलेज रहेगा, तो उसे पता होगा कि दूसरे लोग कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं बिहेवियर, वो सो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद आता है कि पेशेंट को अंडरस्टैंड करने में, जैसे हॉस्पिटल ड्यूटी, क्लिनिकल ड्यूटी जब करते हैं नर्स, तो उन्हें पेशेंट को देखकर उनके बिहेवियर के थ्रू पता लग जाता है कि वो ऐसा ट्रीट या ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपना उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें समझाते हैं, सिंपैथी देते हैं, जो भी करते हैं। इसके बाद हम एडजस्ट होने की अगर बात करें तो एक नर्स जो होती है स्टूडेंट लाइफ में भी दूसरों के साथ एडजस्ट तभी हो सकती है जब दूसरे के बिहेवियर के बारे में उसे पता होता है ना। फिर इसके बाद कि पेशेंट को एक कैसा इन्वायरमेंट चाहिए कि वो कंफर्टेबल फील करे, तो इसलिए उसे साइकोलॉजी के बारे में नर्स जो होती है उसे पता होता है और वो पेशेंट का हेल्प करती है इस टाइप से। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि रेलिवेंस के बाद हम डायरेक्ट हम आ सकते हैं मेथड्स पे, है ना। रेलिवेंस के बाद हम डायरेक्ट मेथड पे आते हैं। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू नो अबाउट द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी. So there are many methods, but mostly 6 method is most used. First is self observational method. अपने आप को खुद से ऑब्जर्व करना.
ओके। सो इसमें क्या होता है कि एक कोई भी पेशेंट होता है, पर्सन होता है, तो उसको वो अपने आप से अंदर से क्या फील कर रहा है इसके बारे में वो दूसरों को बताता है, ठीक है। जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो जानना चाह रहा है, उसको वो बताता है कि हाँ मैं अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, फील कर रहा हूँ एंजाइटी, मुझे हेडेक हो रही है, ये वो जो भी रहता है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशनल या फिर इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। ये एक बहुत ही ओल्ड मेथड हम कह सकते हैं। अब इसका अगर मेरिट की बात करें कि इसका क्या मेरिट है, तो ये क्या होता है कि ये सेल्फ ऑब्जर्वेशनल है। दूसरा कि ये फंडामेंटल मेथड है, ओके, ये फंडामेंटल मेथड है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा है जैसे कि इसमें बहुत सारा कोई इंस्ट्रूमेंट ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। इंट्रोस्पेक्शन एक मतलब डायरेक्ट होता है, खुद से पेशेंट खुद बता देता है सारा कुछ, यहाँ पर डायरेक्ट होता है। अगर डिमेरिट की बात करें तो हम बच्चे के मन में क्या चल रहा है या फिर जो मेंटल रिटार्डेड पर्सन है, पेशेंट है, उसका हम नहीं जान सकते कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों सो हो रहा है या फिर वो एट अ टाइम क्या फील कर रहा है, क्या खुद से मतलब वो सेल्फ ऑब्जर्व कर रहा है, वो नहीं हो सकता है। सो ये इसका डिमेरिट हो गया। नेक्स्ट मेथड की बात करें वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड एज अ नेम क्लियर है कि हम जो है वो पेशेंट को देखकर खुद से ऑब्जर्व हम करेंगे कि वो पेशेंट उस सिचुएशन में क्या फील कर रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों सो हो रहा है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो जैसे कि हम हॉस्पिटल सेटिंग में एग्जांपल ले सकते हैं, हम वाइटल साइन ये सारा कुछ चेक करते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन, रेस्टलेसनेस, ये सारा कुछ हमें पता चल जाता है पेशेंट का, सिर्फ हम देखते हैं उसी टाइम। अब इसका कुछ स्टेप्स होता है, जैसे कि सबसे पहले हम पेशेंट को के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा कि हम उस बिहेवियर को जो पेशेंट शो कर रहा है उसको नोटिस करते हैं। थर्ड वन कि फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट करने के बाद एनालाइज करते हैं कि हाँ ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है, इस वजह से कर रहा है, ये सारा कुछ। और उसके बाद हम जनरलाइज कर देते हैं लास्ट स्टेप कि जनरलाइज मीन्स कि हाँ ये ऐसा कंडीशन रहेगा तो कोई भी पेशेंट ऐसा ही करने वाला है शो। तो ये हो गया। अब इसके मेरिट की बात करें तो ये इकोनॉमिकल है, नेचुरल है और बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल भी है। इसके साथ साथ ये इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इसको डेटा जो कलेक्ट होता है उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, क्लासीफाई भी कर सकते हैं, हर तरह से होता है। नेक्स्ट इसका डिमेरिट की बात करें तो ये एक ऐसा हो सकता है कि हम ऑब्जेक्टिव के जगह सब्जेक्टिव रिपोर्ट भी हम करने लगते हैं, या फिर ये क्या होता है इसमें कभी कभी ऑब्जर्व हम नेचुरल बिहेवियर को नहीं कर पाते हैं, तो ये होता है। और अगर नेक्स्ट हम मेथड की बात करें वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसमें क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल यानी एक्सपेरिमेंट करना, ट्राई करना, कुछ टेस्ट करना। तो एक इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये होता है जो काउज है और इफ़ेक्ट जो उसका दिख रहा है, मान लीजिए किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का क्या कारण हो सकता है और उस मेंटल डिसऑर्डर के वजह से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है पेशेंट पे, उसके बिहेवियर पे, उसके बॉडी पे, उसके ब्रेन पे, उन सब के दोनों के बीच में, मतलब काउज और इफ़ेक्ट के बीच का जो रिलेशन होता है, इसका पता हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए हमें, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड करने के लिए 2 पर्सन चाहिए, एक तो कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक जिस पे एक्सपेरिमेंट होना है ना। इसके बाद नेक्स्ट कि एक्सपेरिमेंट हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होना चाहिए, और एक थर्ड है कि एक सुटेबल या कंट्रोल कंडीशन होना चाहिए जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर कुछ एबनॉर्मल होने लगा तो। अब हम स्टेप की बात करें तो सबसे पहले होता है स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम का पता लगाना, स्टार्टिंग करना। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सबसे पहले यही देखना है कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, उसका मेंटल हेल्थ वाला स्टूडेंट को हम देखते हैं कि वो अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसको क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उसके बॉडी पे, ओके। तो क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है,
वो हम देखेंगे। सेकेंड वन की फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब मान लेते हैं कि हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, एक आंसर कि जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है एग्जैक्ट, तो उसको प्रॉब्लम को हम मानते हैं कि मान लो कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्मोकिंग कर रहा है तो उसको लंग्स डिसऑर्डर हो सकता है कुछ। तो और थर्ड वन में हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट मीन्स होता है कि हम काउज को पता करते हैं कि क्या कारण क्या है, और डिपेंडेंट मीन्स कि फिर जो डिजीज़ है उसका इफेक्ट क्या आ रहा है बॉडी पे, ये हम पता कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है अरेंजिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम इन्वायरमेंट को सेट करेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को सेट करने के लिए क्या होता है कि जो एक एग्जांपल लेते हैं कि जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ वाले स्टूडेंट था जो स्मोकिंग कर रहा था, उसका हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं, और उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट को अरेंज करना। इसमें क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स हैं इंडिपेंडेंट के, यानी कारण जो हो सकते हैं, उसको हम पता लगाते हैं, अलाउ करते हैं कि ठीक है ऐसा ऐसा फैक्टर है, तब इस कंडीशन में कोई स्मोकिंग कर रहा है, यानी कि हम इन्वायरमेंट को सेट करते हैं, अरेंज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, यानी कि मान लो वो स्मोकिंग कर रहा है स्टूडेंट, तो फिर उसका रिजल्ट कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो एक नॉर्मल और एबनॉर्मल पेशेंट या पर्सन या स्टूडेंट जो एक क्या स्मोकिंग कर रहा है और एक स्टूडेंट जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। फिर जो रिज़ल्ट आता है उसको हम मैच करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो हमने सेट किया था स्टार्टिंग में, हाइपोथेसिस जो बनाया था कि नहीं स्मोकिंग करने से ये लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है, तो अब हम इसको मैच करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये सारे स्टेप्स हो गए एक्सपेरिमेंटल मेथड के। अब मेथड मेरिट क्या हो सकता है? तो पहला कि ये एक साइंटिफिक मेथड है, दूसरा कि इसमें हम काउज और इफ़ेक्ट के बीच में रिलेशनशिप देख सकते हैं, उसके बाद कि ये काफ़ी कंट्रोल होने वाला फिनोमेना होता है और इसको हम रिपीट करना पॉसिबल हो सकता है। अब डिमेरिट में ये है कि हम जितना भी साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को पता करने के लिए, सिर्फ हम सब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक डिमेरिट हो गया, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये सब इसका डिमेरिट हो गया। इसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल या केस हिस्ट्री मेथड। तो क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट रहेगा उसको जब हॉस्पिटल में जाता है, तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वहाँ पर या जो साइकेट्रिक वर्कर्स होते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं पेशेंट को या उससे क्वेश्चन पूछते हैं उसके प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे पेशेंट एंजाइटी, फियर, ये डिप्रेशन कुछ फील कर रहा होता है, तो उससे पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या मतलब वो पता करने का कोशिश करते हैं साइकेट्रिस्ट कि पेशेंट का कारण क्या है, काउज क्या है। तो ये इसके केस या क्लिनिकल के थ्रू हम ये पता कर लेते हैं। सो इसमें हम मेरिट में कह सकते हैं कि हम इसमें बहुत अच्छे से पता करने के बाद सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और डिमेरिट में ये कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ता है। इट मीन्स कि उसको मेमोरी होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ये कब से हो रहा है, मुझे डिप्रेशन टाइप का फील हो रहा है, या टेंशन कब से हो रहा है, या फिर किस कारण से ये हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट होने के बाद हो रहा है, या कोई फैमिली में डेथ कर जाता है उसके वजह से एंजाइटी या डिप्रेशन फील हो रहा है। तो ये सब कुछ मेमोरी के बेस पे होता है। तो नेक्स्ट हमारा मेथड आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में होता है कि बहुत मतलब इसमें होता है कि बहुत सारा डाटा का कलेक्शन जब करना होता है, तो हम जहाँ पर जिसको हेल्थ का नीड होता है कम्युनिटी में, तो वैसे पर्सन को और भी अदर जो नीड है मेंटल, जिसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, इन सब के बारे में हम सर्वे करते हैं और डेटा को कलेक्शन करते हैं। इसका मेरिट यही हुआ कि कम टाइम में हम बहुत सारा डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, और डिमेरिट ये कि हम डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, बिहेवियर को नहीं जान पाते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है।
और लास्ट है हमारा डेवलपमेंटल मेथड और ये जेनेटिक मेथड। तो डेवलपमेंटल में क्या होता है, जैसे कि इसमें मतलब जैसे एक छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा है तो जैसे वो उसका एज चेंज होते जा रहा है उसी अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर भी चेंज होगा, वो मैच्योर होगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम दो चीज़ को नोटिस करते हैं, एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल में और एक हो गया क्रॉस सेक्शन में। सो इसमें क्या हम देखते हैं कि जैसे बच्चे जो रहते हैं एक एज के बहुत सारे बच्चों का हम मतलब बिहेवियर देखते हैं और एक में हम एक ही बच्चे का अलग अलग स्टेज उसके अलग अलग एज में बिहेवियर का क्या चेंजेस आ रहा है वो देखते हैं। सो ये हो गया हमारा डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड। सो इसमें मेरिट इसका यही है कि हम बहुत अच्छे से किसी पर्सन को हम बर्थ टू डेथ उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसका डिमेरिट ये है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इसमें बर्थ टू डेथ आप समझो कि एक पर्सन के बिहेवियर को चेक करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो साइकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू।